अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आई विल बी ट्रैवलिंग on Wednesday and Thursday, so I will not be around for the lecture. So I'm recording this lecture so that you guys have something to do um, on those days. Apart from that, people had been asking me like to revise recursion, so I will be doing that. Okay, and so this is all about recursion. It is not going to be much different than the topic that I had already covered. लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा आसान तरीके से समझ में आ जाए कि कैसे रिकर्जन कैसे काम करती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नई फाइल बनाते हैं। पहली फाइल थी यहाँ पे, चलें सेव एज, लेट्स go to Java and I'll call it recursion dot java और इसमें save it as java save। ठीक है, रिकर्जन हमने क्लास बना ली। अब जस्ट टू टाइप इन द मेन फंक्शन आ गया। ओके, तो अब हमारा मेन फंक्शन है नॉर्मली वही जिस तरह मैं हमेशा करता हूँ कि जस्ट टू चेक दैट एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। I'll just type hi, सही है। और इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं और हमारा हाई आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कोड सही चल रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो जावा है उसमें आपका मेन फंक्शन काम करता है। अगर आपके पास कोई और फंक्शन है और वो फंक्शन इस मेन फंक्शन का कॉल नहीं किया हुआ, तो वो मेन फंक्शन काम नहीं करेगा। अब फर्स्ट कहेंगे हम एक और फंक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं और वो फंक्शन जो है वो सम करता है। ठीक है, तो इसी तरह हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक void and sum। ठीक, ये फंक्शन है और इस फंक्शन को काम करने के लिए देंगे कि मैं फर्स्ट कहेंगे मैं लाइन है, ये लाइन कॉपी यहाँ से कट कर लेता हूँ, इसको इधर डाल देता हूँ। ठीक, अब हमें पता है कि अगर मैं इफ आई रन दिस नथिंग विल हैपन। वो इसलिए काम नहीं करेगा कि चल तो रहा है लेकिन मेन फंक्शन में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इट विल नॉट डिस्प्ले एनीथिंग। सो इफ आई जस्ट राइट सम, तो अब मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, तो इसको मैं अब रन करता हूँ तो वो हाई कहेगा। ठीक है, हाई कह दिया इसने, क्योंकि मेन के अंदर ऐसे सम कॉल किया, सम के अंदर हमने लाइन लिखी हुई थी और ये लाइन लिखने की वजह से उसने इसको हाई कर दिया। ठीक, तो इसका मतलब ये है हमने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन को कॉल किया। ठीक, और रिकर्जन जो इसी प्रिंसिपल पे चलती है कि आप एक फंक्शन के अंदर दूसरा का फंक्शन कॉल करते हैं। जो फ़र्क है वो ये है कि जो फंक्शन होता है उसके अंदर आप वही फंक्शन दोबारा कॉल कर देते हैं। ठीक, तो अब जिस तरह मेन फंक्शन के अंदर मैंने ये फंक्शन कॉल किया तो उसने हाई कह दिया, तो अगर मैं सम को दोबारा कॉल करूँगा तो इट विल से हाई अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे सम लिखा, इसकी वजह से उसने हाई कॉल किया और सम के अंदर एक और सम था, उसने हाई कॉल किया। अब ये जो सम है इसके अंदर फिर से ये सम है, हाई फिर से कहेगा और फिर ये रिकर्सिवली चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक चलता रहेगा चलता रहेगा, इससे चलता रहेगा क्योंकि हमने कोई ऐसी कंडीशन नहीं लिखी है कि जिसकी बेसिस पे हम कह सकें कि ये कहीं पे रुका जाए। ठीक, तो ये कहीं पे भी नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा और अल्टीमेटली आपका प्रोग्राम जो है वो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा और आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई रुकने का हमने रखा ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं रखी हुई है। ठीक, अब तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट रिकर्जन का। रिकर्जन इस तरह काम करती है। तो इसे दफ़ा रन करके देखते हैं, मोस्ट लाइकली क्रैश करेगा। तो ये चल रहा है, देखते हैं कब तक ये क्रैश करता है। ये क्रैश कर गया। ठीक है, क्रैश इसलिए कर गया क्योंकि ये एक हद तक ये चल सकता है, उसके बाद फिर इसका जो मेमोरी है वो ओवरफ्लो कर जाती है और फिर ये क्रैश कर जाता है। होता ये है कि जब ये एक फंक्शन दूसरा फंक्शन कॉल करता है, फंक्शन सारे खुले हुए रहते हैं। ठीक है, दे ऑल ऑफ देम आर रिमेन ओपन और इस वजह से वो मेमोरी एक्वायर करते रहते, अल्टीमेटली वो क्रैश कर जाएगा। अब हम ये करेंगे कि इसको यूज़ करते हुए हम एक सिंपल सा फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन ये होगा जो कि हम इसको
जो भी नंबर देंगे तो उससे पहले जितने भी नंबर है उनको ऐड करेगा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है, ठीक। तो ये इसने उन नंबर्स को इसने ऐड करना है, तो उनका जो सम है ये उसको रिटर्न कर देगा, ठीक। तो मकसद ये है कि अगर हम इसको ज़ीरो पास करते हैं, ज़ीरो, तो ये ज़ीरो रिटर्न करेगा। हम इसको वन पास करते हैं तो वन प्लस ज़ीरो जो कि वन होता है वन रिटर्न करेगा। इसको हम टू पास करते हैं तो टू प्लस वन प्लस ज़ीरो जो कि हमें फिर से थ्री रिटर्न करेगा। थ्री पास करते हैं थ्री प्लस टू प्लस वन प्लस ज़ीरो, ठीक है। आप ज़ीरो ना भी डालें क्योंकि ज़ीरो को ऐड करें ना करें बात एक ही होती है, ठीक। तो ये उसको भी ऐड कर देगा तो थ्री प्लस टू प्लस वन तो हमें ये सिक्स रिटर्न करेगा, ठीक। तो हम सबसे पहले बेस केस पे आते हैं। बेस केस ये है कि अगर हम इसको वन पास करेंगे तो ये वन ही रिटर्न करेगा, ठीक। तो हम बेस केस को जब भी आप यूज़ कर रहे होते हैं तो आप नॉर्मली इफ़ की कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो अब इसको जब हम नंबर पास करेंगे, ठीक है, नंबर कोई भी पास कर सकते हैं, तो हम इसलिए हम उसको इंटीजर एन कह देते हैं, ठीक है, कि सम जो है उसके हम इंटीजर एन पास कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कर देते हैं कि इफ़ एन इज इक्वल टू वन, ठीक है। जब एन इक्वल टू वन होगा तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न वन कर देगा, ठीक। अब ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने वन रिटर्न करा है विच इज इंटीजर, लेकिन यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम इंट करेंगे, ठीक है, तो ये वन को ये सम को ये रिटर्न कर देगा, ठीक। अच्छा, अब ये इसको एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि इफ़ एन इज इक्वल टू वन, ठीक। तो ये इफ़ कंडीशन में रिटर्न है, ठीक है। अगर इफ़ तो ये अगर आप इफ़ कंडीशन में रिटर्न लिखेंगे ना तो ये समझता है कि ये फंक्शन कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो हमें बाहर भी रिटर्न रखना पड़ेगा, रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। अभी के लिए हम ये कर लेते हैं, सही है। तो अब इस फंक्शन के मुताबिक जब एन वन होगा, ठीक है, तो ये रिटर्न वन कर देगा। अगर एन जीरो होगा तो ये रिटर्न जीरो है, तो जीरो का या कोई भी वैल्यू होगी एन की, ठीक है, तो ये रिटर्न जीरो कर देगा। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मेन फंक्शन के अंदर हम फर्ज करें कि वन पास करते हैं, ठीक। तो ऐसे में ये हमें रिटर्न वन करेगा। मैं जीरो पास करूंगा तो दिस इज एन इज नॉट इक्वल टू वन, तो फिर जीरो रिटर्न करेगा। या मैं फाइव पास करूंगा, फाइव इज नॉट इक्वल टू वन, फिर से ये रिटर्न जीरो पास कर देगा, ठीक है। चेक करने के लिए हम कर देते हैं। अच्छा, वो हमने प्रिंट नहीं किया तो सिस्टम डॉट आउट डॉट ln, ठीक। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है, वन रिटर्न कर दिया। अब इसके वन के अलावा हम जीरो देंगे तब भी ये जीरो रिटर्न कर देगा, और अगर हम कोई और वैल्यू देंगे तो ये तब भी हमें जीरो ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम करना ये चाहते हैं कि चलो जब एन, ये तो बेस केस है, मतलब मकसद ये है कि ये सम का कहाँ पे जाके रुकेगा, क्योंकि हम चाहते ये हैं कि फर्स्ट करें कि हम फाइव फाइव फोर थ्री टू वन हम ऐड करना चाहते हैं। तो अगर हम फाइव करेंगे तो अगली बारी में फोर होना चाहिए, उससे अगली बारी में थ्री होना चाहिए, उससे अगली बारी में टू होना चाहिए, उससे अगली बारी में वन होना चाहिए, ठीक है। तो वन पे ये इसने रुक जाना है, ठीक। इसका मतलब ये वन पे ये तो कंडीशन सेट हो जाती है, लेकिन वन के अलावा कोई और भी वैल्यू हो तो ये ज़ीरो जो है ये रिटर्न करना हमें फ़ायदा नहीं करता। तो हमने करना ये है कि अगर ये टू पास होता है तो ये रिटर्न टू कर दें, ठीक। तो अगर हम ये करते हैं रिटर्न टू, तो फिर कोई भी वैल्यू पास करेंगे तब भी ये रिटर्न टू ही करेगा, ठीक। टू पे तो सही काम करेगा, लेकिन टू के अलावा कोई और भी वैल्यू दे देंगे तब भी ये रिटर्न टू ही करेगा। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो भी हम वैल्यू पास करें, ठीक है, इसमें होना क्या चाहिए, इसमें होना चाहिए टू, बल्कि इसको यूँ कर दें, टू प्लस सम ऑफ वन, ये कर देते हैं, ठीक है। अगर अब हम इसको देखें, अगर हम टू पास करते हैं, टू इज नॉट इक्वल टू वन, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इफ कंडीशन जो है बाईपास हो जाएगी। अब इसमें क्या करें, अगर टू प्लस सम ऑफ वन, ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है और इस फंक्शन में यहाँ पे n की जगह वन आ रहा है, और नाउ सिंस n इज इक्वल टू वन तो ये रिटर्न वन कर देगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है सम वन, ये हमें वन रिटर्न करेगा, ठीक। तो जब ये हमें वन रिटर्न करेगा, टू प्लस वन हमें थ्री आंसर आएगा।
इसका मतलब ये है कि जब हम सम 2 पास करेंगे तो ये हमें 2 + 1 3 दे देगा, और हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पास जो है आंसर सही आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब जब भी हम n की वैल्यू को चेंज करेंगे, फर्स्ट के 3 दे देते हैं, ठीक है, तो 3 पे क्या हो रहा है, 2 + 1 3, 3 पे भी 3 दे रहे हैं, ठीक है, तो ये सही काम नहीं करेगा। हमें क्या करना है, हमने इस n को मैनिपुलेट करना है। इसका मतलब ये है कि वॉट एवर वी पास, ठीक है, n, तो वो इधर होना चाहिए, ठीक है, और इसमें क्या ऐड होना चाहिए, इसमें होना चाहिए उससे एक कम वैल्यू। ये मतलब ये है कि यहाँ पे जब 2 हमने पास किया था तो आगे जो ऐड हो रहा था वो सम 1 हो रहा था, तो अगर हम इसको 3 पास करेंगे तो आगे जो होगा वो सम 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर हम 4 पास करेंगे तो इसके अंदर आगे जो है वो सम 3 होना चाहिए। लेकिन अगर हम 4 और 3 को हार्ड कोड करके लिखेंगे तो ये फंक्शन सिर्फ एक वैल्यू के लिए काम करेगा, बाकी वैल्यूज के लिए काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि हमें इस n को मैनिपुलेट करना है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 पास करते हैं तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो या तो मैं 2 लिखूँ या फिर मैं सीधा n लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ पे 2 - 1 होना चाहिए, तो या तो मैं सिंपली 2 - 1 लिखूँ यानी कि 1, या फिर मैं n - 1 लिख दूँ, ठीक। तो अब क्या हो रहा है कि अब फर्स्ट करेंगे मैं 2 पास करता हूँ तो 2 आया, ये वैल्यू बाईपास हो जाएगी, तो 2 + सम ऑफ 1, ठीक है, 2 ऑफ सम ऑफ 1 इसलिए कि ये n की जगह 2 है, 2 - 1 1। अब हमें देखा है कि जब भी हम n को 1 रखते हैं तो ये रिटर्न 1 कर देता है। इसका मतलब ये है कि जब भी सम ऑफ 1 होगा वी विल गेट अ 1, तो 2 + 1 वी विल गेट अ 3, ठीक है। अब हमें ये मालूम हो गया कि जब भी सम ऑफ 2 होगा तो हमें जो वैल्यू मिलेगी विल बी 3, ठीक है, एक तो ये हमें पता चल गया। तो फर्स्ट कहेंगे हम 3 पास करते हैं, ठीक है, तो 3 इस इफ कंडीशन में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 3 + सम ऑफ 2, ठीक है, क्योंकि इट्स 3 + सम ऑफ 3 - 1 विच इज सम ऑफ 2, और अभी मालूम हुआ है कि सम ऑफ 2 जो है हमें 3 देता है, तो इसका मतलब ये सम ऑफ 2 यहाँ पे जो है हमें 3 देगा, 3 + 3 6 होगा। इससे हमें पता चला कि सम ऑफ 3 इज इक्वल टू 6। तो अगर अब हम यहाँ पे 4 पास करते हैं तो इट विल बी 4 + सम ऑफ 3, और हमें पता है कि सम ऑफ 3 इज 6, सो दिस विल बिकम 4 + 6। तो उससे हमें पता चला कि सम ऑफ 4 विल गिव अस 10, ठीक है। तो तो इस तरह हम बेस केस से स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता हमने जब बिल्डअप किया तो हमें पता चला कि जैसे जो अगली वैल्यू है यानी 4 है वो 3 पे डिपेंड करती है, 5 4 पे करेगी, और 6 जो है 5 पे करेगी, ठीक है। तो अगर हम बेस केस को कैलकुलेट करते हैं तो सम ऑफ 2 का जो के बाद सम ऑफ 1 आता है, सम ऑफ 1 पे हमें 1 रिटर्न हो जाता है, तो इसका मतलब ये 1 + 2 वी विल गेट अ 3। तो सम ऑफ 3 जो है इट इज एक्चुअली 3 + सम ऑफ 2। अभी मालूम किया था कि सम ऑफ 2 जो हमें 3 देता है, तो 3 + 3 वी विल गेट अ 6 एंड सो ऑन। तो आपका जो रिकर्जन फंक्शन है वो इस तरह आपका काम करता है, ठीक। तो अब हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसको अब सही तरह से चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम सिंपली यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फर्स्ट 7 कर देते हैं, इसको अब रन करेंगे तो हमें उसका वो आंसर लेके देगा, ठीक है, 28 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आगे पास क्या आंसर आएगा। तो ये तो एक थी वन ऑफ द एग्जांपल्स, ठीक है। अब फर्स्ट करें कि हम चाहते हैं कि ओके वी वांट टू काउंट समथिंग, ठीक है, और काउंटिंग जो है वो क्या है कि जो भी नंबर हम दें तो उसको रिवर्स काउंटिंग करें, यानी अगर हम देते हैं 10 तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। हम ये चाहते हैं तो इसका तो 1 पे आके वो रुक जाएगा, तो इसका मतलब ये कि बेस केस जो है वो 1 होना चाहिए। तो इसका हम यहीं भी छोड़ देते हैं, वी क्रिएट अ न्यू फंक्शन, लेट्स कॉल इट काउंटडाउन। हमने कहा कि जब काउंटडाउन में n 1 होगा तो रिटर्न 1 करेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, ये रिटर्न 1 कर देगा। हम्म, तो ये कहेगा सिस्टम out dot print ln 1,
सही। और इसमें ये क्या करेगा कि ये करेगा कि system.println, it will say n, और यहाँ पे ये count down n minus 1. It doesn't have to return anything. तो सिस्टम void करेंगे उसे, और ये हम रिटर्न कर देंगे। अभी आपको समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। सही। तो अभी क्या करेगा कि जस्ट इन केस अगर हम यहाँ पे 1 पास कर दें, n is equal to 1, it will say println, it will say 1 and return that is where it will end। ठीक है। अब फर्स्ट करेंगे 2 पास कर देते हैं। 2 पास करेंगे तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे करेगा system.println 2, और फिर काउंट डाउन कॉल करेगा n-1, ये काउंट 1 कॉल करेगा। जब काउंट 1 कॉल करेगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका वो है 1 ही करेगा, उसके बाद रिटर्न कर देगा। ठीक है। रिटर्न ये सिर्फ तभी करेगा जब n इज इक्वल टू 1 हो, और आपको पता है कि अगर हम वॉइड है तो आप सिंपल रिटर्न कर सकते हैं, दैट टर्मिनेट्स द फंक्शन। तो अगर हम 3 पास करते हैं, ठीक है, तो 3 इसमें नहीं जाएगा, 3 इधर आएगा, इट विल से system.println which is 3 and 3 minus 1 which will be count down of 2। जब 2 आएगा तो वो इधर नहीं जाएगा, तो करेगा system.println 2, और फिर काउंट डाउन ऑफ 2 minus 1 which is 1, फिर ये इधर आएगा println 1, और फिर इसको कर देंगे। ठीक है। तो इसको अब हम चलाते हैं, तो होपफुली दिस विल वर्क फाइन। काउंट डाउन एंड वी पास इट 10। सो लेट्स रन। ठीक है। तो ये देखें आगे पास सारे नंबर्स हैं वो आगे पास इधर आ गए हैं, 4 10 9 8 7 4 3 2 1। सही है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हम आराम से अपना जो काउंट डाउन है उसको भी कॉल कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि बेस केस आपका सही होना चाहिए। ठीक है। बेस केस आपका सही होगा तो आपका ये जो काउंट डाउन है ये भी आपके बड़े आराम से यू विल बी एबल टू मैनेज इट। ठीक है। अब चलिए अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक, हम करते हैं कि पब्लिक इंट फैक्टोरियल। बहुत कॉमन एग्जांपल है, नॉर्मली लोग इसकी एग्जांपल देते हैं, फैक्टोरियल में आपको करा देते हैं क्योंकि लोगों को अक्सर फैक्टोरियल का पता होता है। ठीक, अब इसमें ऑब्वियसली ये रिटर्न स्टेटमेंट मांग रहा है। ठीक है। तो हम कह देते हैं कि हाँ, फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1 एंड फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1। ठीक है। हम कहते हैं कि इफ n is equal to 0 or n is equal to 1, so it will return 1। ठीक है। अब फैक्टोरियल का हमें पता है कि इट इज एक्चुअली इफ यू हैव अ फैक्टोरियल इट इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5 से 4 है 3 2 1, तो जैसे ही 1 आएगा तो यहाँ पे ये रिटर्न 1 कर देगा, और रिटर्न 1 करने में फंक्शन जो है टर्मिनेट हो जाता है। ठीक। अब हो ये रहा है कि अगर देखें तो 5 इज डिपेंडेंट ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 4। ठीक है। ये पूरा फैक्टोरियल ऑफ 4 एंड 4 इज डिपेंडेंट ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 3, 3 इज डिपेंडेंट ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 2 एंड 2 इज डिपेंडेंट ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 1। ठीक। तो इसका मतलब ये है कि इफ सिंस 2 इज डिपेंडेंट ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 1 वी कैन से दैट factorial 2 multiply by factorial of 1 will give us the answer। ठीक। तो यहाँ पे देखें हमारे पास n है। ठीक है। n अगर 2 होगा, ठीक है, ये कोई भी वैल्यू होगी 2 इंटू फैक्टोरियल 1, तो आगे पास ये आंसर आ जाएगा। सही है। आगे पास 3 होगा तो ये चीज़ फेल होगी बिकॉज 3 इज डिपेंडेंट ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 2। तो अब इसको अगर हम n की टर्म्स में कन्वर्ट करें तो 2 विल बिकम n
and since this is 2 minus 1, so this will become n minus 1. सही है, और ये जो भी कैलकुलेशन होगी इसको हमें रिटर्न करना है, so that's why we will have return. ठीक है, तो रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1. इससे क्या होगा कि अगर फर्स्ट कहें कि हम 1 पास करते हैं, वह 1 आंसर आएगा विच इज ओके. अगर हम 2 पास करते हैं तो 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, अभी हम मालूम किया था कि 1 जो था इट इज 1, सो 2 इंटू 1 वी विल रिटर्न अ 2 विच इज फाइन. अब हम करते हैं कि 3, तो 3 इंटू 3, 3 है, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2. अब 3 यहाँ पे आएगा इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, अभी हम मालूम किया था फैक्टोरियल ऑफ 2 वाज 2, सो 3 इंटू 2 वी विल गेट अ 6. इससे पता चलता है कि फैक्टोरियल ऑफ 3 जो है हमें 6 रिटर्न करता है. 4 करेंगे, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6, सो 4 इंटू 6 इज 24. ठीक है, एंड 5 इंटू 24 इज 120. इस तरह आपका फैक्टोरियल कोड जो है आपका आराम से काम कर देगा. तो हम इसकी को चेक करने के लिए हम कर देते हैं कि काउंटडाउन खत्म करते हैं, और हम यहाँ पे करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट सम के बजाय हम कर देते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5. इसको जब रन करें तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए. ठीक है, 120 हमारे पास आंसर आ गया, तो फैक्टोरियल हमने प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर दिया. तो इसका मतलब ये है कि whenever you're doing recursion, you first of all you have to think about the base case. जब बेस केस के बारे में हमने देख लिया तो उसके बाद हमने रेपिटेशन को मालूम करना है कि रेपिटेशन क्या है. तो एक्चुअली जो एल्गोरिदम है वो आपने मालूम करना होता है. ठीक है, कि एल्गोरिदम कैसे चलता है. तो आप जो नॉर्मली फैक्टोरियल है उसमें यू काउंट डाउन, लेकिन यू कैन ऑलवेज काउंट अप एज वेल इफ यू वांट टू. ठीक है, तो उसमें फिर आपको बेस केस जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा कि वो कहाँ तक काउंट करे. आपका n10 हो तब रुक जाए, किसी और जगह पे रुक जाए. नॉर्मली जो बेस केस है मैथ की टर्मिनोलॉजी में देखें, सबसे जो सिंपलेस्ट केस है उसको लिया जाता है, तभी 0 या 1 प्रेफर किया जाता है, बिकॉज दैट इज द सिंपलेस्ट केस. ठीक है, तो यू कैन वर्क इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन नॉर्मली आप इसको यू ऑलवेज काउंट डाउन. ठीक है, तो फैक्टोरियल भी है 5 4 3 2 1 करेंगे, 1 2 3 4 5 नहीं करेंगे. 1 2 3 4 5 कर सकते हैं लेकिन इट्स नॉट प्रेफरेबल. तो ये था आज का जो ट्यूटोरियल है, जो आज का लेक्चर है. अगर आपने इसको और दोबारा से समझना है और अच्छी तरह से समझना है और बहुत अच्छी तरह से आपने देखना है, तो ये एक साइट है. ठीक है, इसके ऊपर ये वीडियो है, आप इसको चेक कर लें. 5 सिंपल स्टेप्स फॉर सॉल्विंग एनी रिकर्सिव प्रॉब्लम. इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन करता है. आई विल रिकमेंड दैट यू सी दिस. दिस इज अबाउट लाइक 28 minutes long, 21 minutes long. So I will recommend that you see this. I think I will give its link once I upload this lecture. तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, and hopefully the recursion topic will be clear to you. ठीक है, तो ये था आज का lecture. Hopefully it will be understandable, and I will still strongly recommend that you look into this explanation, and that might clear recursion for you. Okay, so that's about it. Allah Hafiz.